वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 14 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो होगा। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से हैं, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके सल्यूशंस हैं, सब कुछ इस एक पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीटली देखेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं पुराना वाला रिवाइज करते रहिए प्लीज़। कीवर्ड्स लिखते रहिए। अब तक शायद मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ मैं कि आपको कीवर्ड्स के लिए एक डायरी मेंटेन करनी है, अच्छे से अपने कीवर्ड्स उन पे नोट करने और उनको बार बार रिवाइज करना है, तभी आप एग्जाम में रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। अदरवाइज याद नहीं आती हैं, इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ के जाते हैं। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या PDF चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मैम PDF कहाँ मिलेगी। PDF आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने से मिलेगी। आप नीचे दिए गए जितने भी नंबर्स हैं उन पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो भी आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, हमारे कुछ पेड ग्रुप चल रहे हैं स्पेसिफिकली मेंस 2023 से रिलेटेड, जिसमें एक चल रहा है कंप्लीट मटेरियल का ग्रुप जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। मतलब मेंस का आपको कंप्लीट देखना है, बस एक बार वीडियोस देख लीजिए, वो मटेरियल फॉलो करते रहिए एंड यू आर सॉर्टेड। इसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज ग्रुप चल रहा है, उसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है बहुत अच्छे से। एसए का एक पर्टिकुलर ग्रुप चल रहा है, या फिर आप UPPCS 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए चल रहा है हमारा शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला ग्रुप। उसमें आपको प्री मेंस मतलब आपका सिलेक्शन तक का सब कुछ कंप्लीट मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, मेंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, एवरीथिंग आपको उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जो सही समझें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 14 इंग्लिश मीडियम शुरू करते हैं। चलिए, तो GS 6 का पॉइंट नंबर 14 होगा। आसान सा टॉपिक है, बहुत पढ़ते आ रहे हैं आप लोग प्रीलिम्स में हर जगह पे। और अब देखेंगे आप नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यूपी की। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यही सवाल आएगा, भाई नेशनल पार्क क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। टाइगर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। मैं तो मतलब आपसे सारी चीजें ही पूछूंगी। जब भाई आपको चीजें करनी है तो आपको कंप्लीटली चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, क्या ये सब। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं नॉर्मल, देखिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इकोसिस्टम कंजर्वेशन का एक मेथड है। कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से स्टार्ट करें तो वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है लैंड का, जो स्पेसिफिकली प्लांट और एनिमल स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए डेजिग्नेटेड है। और नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड है जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। अभी भी आपको लगेगा मतलब डिफरेंस क्या हुआ इनमें। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया प्लांट और एनिमल स्पीशीज के लिए आपका प्रोटेक्टेड एक एरिया ऑफ लैंड है जो अलग से रखा गया है। ये एरियाज जो हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये प्राइवेटली या फिर पब्लिकली भी ओन्ड हो सकते हैं एंड दे आर टिपिकली डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट्स या फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है एनवायरमेंट को, लोकल कम्युनिटी को। आप जानते हैं पेरियार, बांदीपुर, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऑन दी अदर हैंड नेशनल पार्क जो होता है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट मैनेज करती है एंड नेशनल पार्क्स आर बेसिकली टिपिकली लार्जर देन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेशनल पार्क और भी वैरायटी ऑफ क्या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी ऑफर करता है। एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज के लिए। नेशनल पार्क्स जनरली बड़े होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, मतलब कंजर्वेशन तो कर ही रहा है, कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम तो उसका एक फंक्शन है ही है, उसके अलावा भी इट एड्स मेनी फंक्शंस। प्रिजर्व क्या करता है, नेशनल पार्क जो है दे आर प्रिजर्व्ड मीनिंग दैट द लैंड मस्ट बी मैनेज्ड इन अ वे दैट रिटेन्स इट्स नेचुरल फीचर्स। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दे ऑफन डू दैट।
ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप में टिपिकली नेशनल पार्क्स गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राइवेट या फिर पब्लिकली ओन्ड हो सकता है। आप बना लो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका मन कर रहा है तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? सिर्फ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब है कंजर्व करना, प्रिजर्व करना। बल्कि नेशनल पार्क का ऑब्जेक्टिव कंजर्वेशन के साथ साथ क्या हो सकता है? अभी जो मैंने बताया, रिक्रिएशन। ठीक है। एंट्री की बात करें अगर एंट्री लेवल पे, तो पब्लिक का ज्यादा एक्सेस किस में होगा? नेशनल पार्क्स में होगा या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होगा? भाई जहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो रही है वहीं जाएगी पब्लिक तो ज्यादा। तो पब्लिक का ज्यादा एंट्री हो रहा है नेशनल पार्क में एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिमिटेड विजिटर आवर्स होते हैं, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है एंट्री के लिए एंड ऑल दैट प्रोसीजर। बाउंड्री की बात करें तो नेशनल पार्क्स की वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, वेल डिफाइंड। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कोई मतलब मोर और लेस क्लियर बाउंड्री नहीं होती है। ह्यूमन एक्टिविटी देखें तो ह्यूमन एक्टिविटी दोनों में ही लिमिटेड है। भाई ऐसा तो है नहीं आप चले जाओ बस कंपनी गार्डन थोड़ी ना है दोनों, है ना? दोनों में ही लिमिटेड है, लेकिन ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक सेंचुरी में है एज कम्पेयर टू अ पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क का नाम ही पार्क है, ठीक है ना। और ह्यूमन एक्टिविटी बता दिया मैंने आपको। एनिमल्स की बात करें तो नेशनल पार्क्स में आपको मोस्टली मिलेंगे वेराइटी ऑफ एनिमल्स, ज्यादा एनिमल स्पीशीज मिलेंगी एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि नेशनल पार्क्स प्रिजर्व्स हैं, दे आर प्रिजर्व्स, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स को आप कह सकते हैं दे आर फेडरली प्रोटेक्टेड एरियाज, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे कैन बी प्राइवेटली ओन्ड। ज्यादातर तो रेगुलेशन गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन यही फर्क होता है बेसिक। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये बात ध्यान रखनी है, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। और अगर मैं आपसे अब कहूं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या के बीच का डिफरेंस बताओ, तो बता पाओगे? बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं बायोस्फीयर के कंप्लीट, उनको मतलब एक बड़ी एरियाज को जनरली, अब देखो नेशनल पार्क बड़े हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, अब नेशनल पार्क से भी कुछ और बड़ा है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व में जोन होते हैं, आपने सुना होगा, बफर जोन, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या ये भी यहीं पे बताऊं? बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? देखो अब होता क्या है, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सेम देखो डेफिनेशन मोर और लेस सेम ही लगेगी आपको। ये रिस्टोर करते हैं ट्रेडिशनल लाइफ ट्राइबल्स की, जो अंदर लोग रह रहे हैं ना, उनकी भी इसमें जोन्स होते हैं डिवाइडेड अलग अलग, तो उन जोन्स के हिसाब से इसमें एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आप एक तरह से समझो बस नेशनल पार्क से कोई बड़ी जगह, उसको हम बोल रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है जी। चलो, तो अब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व्ड कंजर्वेशन एरियाज, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सारी चीजें सरकार बहुत ध्यान दे रही है, इस पे एनवायरनमेंट में बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश की जा रही हैं स्टेट में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द डाइवर्स ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और वो डाइवर्स ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट स्ट्रक्चर क्या है ये हम सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है जी। तो बेसिक वाला सारा अगर क्लियर रहेगा आपका तो आपको समझ आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? इट्स द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मेजर है ये जेनेटिक स्पीशीज का इकोसिस्टम लेवल का। क्लियर? किसने कॉइन किया था टर्म बायोडाइवर्सिटी? आप मुझे बताएंगे जरा। ये सब प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया जा चुका है, भूले हैं अगर आप तो ये आपकी गलती है, रिवाइज कीजिए और सारा याद कीजिए, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व सॉरी बायोस्फीयर जो टर्म, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, ये किसने कॉइन किया ये बताइए आप मुझे कमेंट करके। अलग अलग हैबिटेट्स को होल्ड करा जाए अगर आप देखें तो जो एग्जिस्ट करती हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट फॉरेस्ट, हॉट, कोल्ड, सब कुछ आता है बायोडाइवर्सिटी के अंडर, ठीक है जी। इट रेफर्स टू ऑल द वेराइटीज ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ, ये लिखेंगे आप, ठीक है। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या नहीं है? और बायोडाइवर्सिटी फिर फर्दर डिवाइडेड होती है किस में? थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लो चलो। स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी और एक होती है क्या? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। याद दिला रही हूँ, ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी 100%,
नेशनल पार्क्स की बात करें तो नेशनल पार्क प्रोटेक्शन देता है टू द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ एन एरिया, फौना, फ्लोरा, लैंडस्केप, सब। नेशनल पार्क सिर्फ वाइल्ड लाइफ को नहीं कंजर्व कर रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल लैंड हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसको जस्टिफाई कर रहा है नेशनल पार्क, ठीक है। एंड लैंड हेरिटेज फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, इस तरीके से कि अभी आप हार्म नहीं कर रहे हो उसको, अगली जनरेशन भी देख पा रही है, सिर्फ आप ही नहीं फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर पा रहे हो, और भी कर पा रहे हो, ठीक है जी। तो डिक्लेरेशन नेशनल पार्क का किसके अंडर होता है, आप जानते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसके बारे में? इट्स एन अम्ब्रेला एक्ट। ये लीगल फ्रेमवर्क है जो प्रोटेक्शन देता है वेरियस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को, प्लांट्स को, उनके हैबिटेट का मैनेजमेंट, उनका रेगुलेशन, ट्रेड का कंट्रोल, सब कुछ। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, रिमेंबर दिस, ठीक है। और इसमें चलो 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देती हूँ लिखने के लिए, अगर कहीं पे एनवायरनमेंट का लिखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, शुरू से मैं बताती हूँ। सबसे पहले कोई भी चीज लिखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है उससे रिलेटेड जरूर लिखोगे। तो पहली चीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये क्या कहता है, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स को ट्रांसफर किया स्टेट लिस्ट से किसको, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है जी। सेकंड प्रोविजन आर्टिकल 51A का क्लॉज जी, क्या, फंडामेंटल ड्यूटी है आप सबकी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तीसरा एक आर्टिकल और है 48A, पूछना मुझे आपसे चाहिए था क्योंकि इतनी बार बता चुकी मैं पुराने लेक्चर्स में भी। ये क्या कहता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ये कहता है, ठीक है। तो ये 3 प्रोविजंस याद रखना, कहीं पे इंट्रोडक्शन में काम आ जाएगा। रेडीमेड इंट्रोडक्शंस इतने सारे दे चुकी हूं मैं कि अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो फिर भी आती है दिक्कतें आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का आया था, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है ये, और इसी से जो है नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुए थे। अच्छा चलो ये बता दो, टोटल नेशनल पार्क्स कितने इंडिया में, इंडिया के पूछ रही हूँ, कमेंट कर दो जरा, ठीक है। तो इसमें अथॉरिटीज होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का, और क्या बोलते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, CW, क्या बोला मैंने, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, CWLW, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। और फिर वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें बेसिकली क्या है, हंटिंग पे प्रोहिबिशन है, स्केड्यूल्स है इसमें, स्केड्यूल 1, 2, 3 और 4 में जो हैं उनको आप बिल्कुल हंट नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिशन है उसका। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। फिर इसमें कटिंग अपरूटिंग ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स का दिया रखा है। फिर इसी में होता है, इसी एक्ट के तहत डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है किसी भी एरिया को एज अ सेंचुरी, ठीक है, और गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी एरिया को, इंक्लूडिंग कोई एरिया सेंचुरी के अंदर है, एज नेशनल पार्क। ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे। और कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर द एरिया डिक्लेयर्ड एज अ सेंचुरी, ठीक है। और WPA के ही अंडर कौन कौन सी बॉडीज आई थी, नेशनल स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, NTCA आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद रखिएगा। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसी के अंडर आया था। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन होते हैं बताइए मुझे, ये सब कमेंट करके बताओ, ये रिवाइज करते रहो, बता रही हूं मैं। फिर एक स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, उसके बताइए चीफ मिनिस्टर होते हैं, बोल ही दिया कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी, NTCA, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्केड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला होता है। कितने स्केड्यूल है, 6 स्केड्यूल है टोटल। कंप्लीटली हंटिंग, पोचिंग, किलिंग, ट्रेडिंग सब कुछ बैन है इसमें, स्केड्यूल 1 में। इसमें ऐसे ऐसे जानवर आते हैं, ब्लैक बक आपका सलमान खान वाला, ठीक है, बंगाल टाइगर हो गया, और राइनोसेरोस आता है इसी में, लायन टेल मकाक आता है, शैटिक चीता आता है, ठीक है। चलो फिर कभी पूरा बता देंगे आपको, अभी तो इतना बहुत है। प्लांट्स हैं फिर स्केड्यूल 6 में, ये सब वैसे मैं करा चुकी हूँ प्रीलिम्स के टाइम पे, पर चलो बस मेरी भलाई समझना, ये दोबारा बता रही हूँ। तो स्टेट्स को राइट है टू स्टैब्लिश नेशनल पार्क्स, मैंने बताया सेंचुरी के अंदर का भी कोई स्पेसिफिक एरिया है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है एज नेशनल पार्क। जब स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है मान लीजिए किसी एरिया को कि भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचुरल ज्योग्राफी, बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा, तो वो नोटिफिकेशन डालेगी और भाई कहेगी भाई अब इस एरिया को नेशनल पार्क बना, ठीक है।
ह्यूमन एक्टिविटीज कंप्लीटली बैंड है नेशनल पार्क्स में, इसको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। बाउंड्रीज सेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन, एंट्री कुछ एरियाज में अलाउड होती है एंड ओनली एक्टिविटीज अप्रूव्ड बाय द स्टेट्स चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अब मैंने आपको पहले से एक्ट के फीचर्स बता दिए इसके, इसी के तहत तो स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है पॉइंट ये रहा, तो आपको समझ आ गया। अच्छा ये वो ये अलाउ करते हैं नेशनल पार्क में क्या होगा क्या नहीं होगा। सारे रूल्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अप्लाई होते हैं डिक्लेयर्ड एरिया में। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 सब कुछ होता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स जो हैं उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, प्रेजेंटली सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है हमारे प्रदेश में, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। गए भी होंगे बहुत से लोग उसमें। तो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कहाँ पे है, लखीमपुर खेरी और बहराइच में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ। इट इंक्लूड्स दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, किसके अंदर क्या आ रहा है। अब मैंने आपको शुरू में डिफरेंस बता दिया कि जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े नेशनल पार्क हैं, तो अब आपको यहाँ पे आके दिमाग नहीं घुमा होगा आपका कि मैम क्या कह रही हैं कि दुधवा नेशनल पार्क के अंदर ये सारी चीजें आई हुई हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, जान लगा रखी है मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है जी। अब आप भी जरा जान लगा के आ जाओ पेपर में। फॉरेस्ट एरिया 775 स्क्वायर किलोमीटर्स का मोहाना और सुहाली रिवर के बीच का डिक्लेयर हुआ था एक रिजर्व फॉरेस्ट 1861 में। 1977 में गवर्नमेंट ने उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। ऐसे करती है गवर्नमेंट, भाई कोई फॉरेस्ट एरिया है ठीक है इसको नेशनल पार्क बना दो, क्या ठीक है जी। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1284.3 किलोमीटर्स। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर किससे शेयर करता है, ये नेपाल से शेयर करता है, विच इज लार्जली डिटर्मिन्ड बाय द मोहाना रिवर। पता भी है कि ऐसी कोई नदी का नाम भी है हमारे स्टेट में, ऐसी चीजों से ये चीजें पता लगती रहती। द एरिया इज अ वास्ट एलुवियल फ्लड प्लेन। पुराने लेक्चर जिसने पढ़े हैं उनसे पता होगा एलुवियल फ्लड प्लेन क्या होता है, जिसने नहीं पढ़े अब बस वो फिर ढूंढता रहेगा, गूगल उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ, पुराने लेक्चर्स को पढ़ते जाओ, कीवर्ड्स लिखते जाओ, दिमाग में घुमाते जाओ, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय सेवरल रिवर। सोहेली है एक जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, हाइट उसकी है 110 से 185 मीटर्स का ये पूरा एरिया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डेंस ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, लंबे बड़ी बड़ी घासें मिलेंगी, बाकी की ट्रीज भी मिलेंगी इन द फॉरेस्ट एरिया एंड इट इज अ होम टू टाइगर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, लेपर्ड्स, स्टैग्स, एलिफेंट्स, जैकॉल्स, हाइनास और वन हॉर्न राइनोसेरोस मिलेगा अपार्ट फ्रॉम सेवरल स्पीशीज ऑफ डियर। हिरन की भी बहुत सी प्रजातियां आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ था नहीं, एक ही है तो पढ़ने में आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहली बार कंट्री में 1956 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ उत्तर प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये फैक्ट, जो चीज पहली बार हो रही है कंट्री में। मेन वर्क क्या है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का, नाम से पता चल रहा है, इट इज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन द स्टेट एंड टू कंजर्व एंड डेवलप द स्टेट्स वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। मैंने आपको अभी जब बायोडाइवर्सिटी बताया तो आपको पता चल गया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। भाई स्टेट के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, आप देखेंगे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा रीजन चल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज ने भी इंट्रोड्यूस किया है। जब हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होगा ना तो ये सड़कों पे दिखाई देने लगेंगे, देखते हो ना, चीता आ गया, लेपर्ड आ गया। ये प्रॉब्लम कैसे होती है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर रहा हुआ, इसलिए वो अपने घर छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एम है कि इट विल कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन द स्टेट एंड इट विल डेवलप स्टेट्स वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। 1/3 एरिया जो एंटायर फॉरेस्ट एरिया यूपी का, और वो कितना % है जरा बताना, पिछले ही लेक्चर में बताया है। किसके कंट्रोल में है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल। ये बताओ जरा कितना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाई पिछले लेक्चर में। तो चंदौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो पहली बार स्टैब्लिश हुई in 1957 by the organization established by the state government in 1956 for the protection of wildlife। ठीक है, अब ये पहली वाली चीजें हैं, ऐसी चीजें लेके आओगे ना तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो फिर है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया है वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड। इट्स गोल इज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज फ्रॉम हंटिंग, पोचिंग, ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ये ऑथराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू डेजिग्नेट सर्टेन एरिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर इट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचुरल ज्योग्राफी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वेजिटेशन।
ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया की आती हैं IUCN कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में। IUCN में कुछ कैटेगरीज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की, उसमें आती हैं। ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोविजंस क्या हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लो। अनाउंसमेंट होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट गवर्नमेंट may by notification establish a sanctuary in any area within or outside any reserved forest। जरूरी नहीं है रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर ही हो, बाहर भी हो सकता है। If it is satisfied that such area is of sufficient ecological biodiversity, geomorphological, natural और zoological importance, कोई भी इनमें से मतलब उसका इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, इकोलॉजिकली, बायोडाइवर्सिटी वाइज, जियोमोर्फोलॉजिकली, नेचुरली या फिर जोलॉजिकली, वो उसको डिक्लेयर कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की बात है। पर्पस बताया मैं आपको, डिफरेंस बता चुकी हूँ मैं आपको। तो पर्पस इज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरनमेंट एंड डेवलप हैबिटेट। हैबिटेट डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी तो फिर ये अफ्रीका से इधर से चीते लाने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। तो हैबिटेट प्रोटेक्टेड रहेगा तो फिर इनकी पॉपुलेशन भी प्रोटेक्टेड रहेगी। और ये आप जानते हैं फूड चेन में टॉप कार्निवोर्स में आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एनवायरनमेंट में और फूड चेन को स्टेबलाइज रखने में। तो इस वजह से भी ये वाली चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हुई है यूपी की, एक बारी देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी हस्तिनापुर सेंचुरी। लोकेशन कहाँ है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, यहाँ पे चीतल। और इधर आप मतलब चीतल, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं मेरठ की तरफ, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, अब तो काफ़ी बड़ा बन गया है। तो वही फौना के मतलब वहाँ पे वो मिलता था तो इसलिए नाम रखा गया था। सांभार, नीलगाय, लेपर्ड और हाइना। और नियरेस्ट रेल और रोड लोकेशन आप मेरठ है 35 किलोमीटर्स। सुहागी बरवा सेंचुरी, ये आपकी महाराजगंज में पड़ती है। टाइगर, पैंथर, चीतल, बेयर, वाइल्ड कैट, वाइल्ड बेयर, पाइथन, ये सब मिलते हैं इसमें। गोरखपुर और महाराजगंज पड़ता है इसके आसपास नियरेस्ट। देन यू हैव सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तपोवन लॉज, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, गोंडा के पास है ये। देन सुहेलवा सेंचुरी, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, यहाँ पे ये मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस देख लो एक बार, प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं आपकी। भाई अब यूपी स्पेसिफिक पेपर पे काफ़ी फोकस होने वाला है तो यूपी अच्छे से पढ़ो। फिर बलरामपुर 60 किलोमीटर नियरेस्ट है। सुरहा ताल सेंचुरी बलिया में। जैकॉल, मंगूज, नीलगाय, मंकी, लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स होती है यहाँ पे कुछ, बलिया पड़ता है यहाँ पे 30 किलोमीटर। सुर सरोवर सेंचुरी, ये क्या है भाई? ये एक वेटलैंड भी है, रामसार है कि नहीं है? अब ये तो पता होगा या ये भी बताऊं थोड़ा सा? रामसार साइट कैसे डिक्लेयर होती है? वेटलैंड्स है ना, ये रामसार वेटलैंड है ना। नई कितने हैं टोटल वेटलैंड्स? चलो बताओ। वेटलैंड कौन सी जगह होती है जहां पे लैंड पानी से कवर्ड रहता है? मार्शेस, पॉन्ड्स, लेक या ओशन का एज, डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर में। वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनको कहते हैं रामसार साइट्स। क्लियर है ना इतनी बात? ये आप जानते हैं कि रामसार साइट है, आगरा में पड़ता है। जैकॉल्स, मंगूज, रैबिट्स, आगरा पड़ता है 20 किलोमीटर यहाँ से। देन यू हैव समन बर्ड सेंचुरी, ये है क्या वेटलैंड? बताओ मुझे। मैनपुरी, जैकॉल्स, मंगूज, रैबिट्स, लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स, मैनपुरी पड़ता है 38 किलोमीटर। समसपुर सेंचुरी, ये है क्या? डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। टोटल बताओ मुझे कितनी रामसार साइट्स है यूपी में? कमेंट करो, सब प्रीलिम्स में करा रखा है। फिर आपका जैकॉल्स, मंगूज, रैबिट्स सेम, उनचाहर पड़ता है 19 किलोमीटर। सलोन पड़ता है 10 किलोमीटर। संडी सेंचुरी, ये आपका हरदोई पड़ता है इससे 19 किलोमीटर। जैकॉल, मंगूज, नीलगाय। फिर विजय सागर सेंचुरी, महोबा। जैकॉल, मंगूज, जंगल कैट, लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स, महोबा बहुत ही पास है 4 किलोमीटर। फिर लख बहोशी सेंचुरी कन्नौज में, फिशिंग कैट है यहाँ पे। नीलगाय है, जैकॉल है, मंगूज है, मंकी, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। कन्नौज है 40 किलोमीटर। नेशनल चंबल सेंचुरी है आगरा इटावा, यहाँ पे क्रोकोडाइल है, चिंकारा है, संभार है और नीलगाय है, वुल्फ है। तो आगरा पड़ता है यहाँ से 70 किलोमीटर, इटावा 15 किलोमीटर है। रानीपुर सेंचुरी है, बांदा, चित्रकूट। स्लॉथ बेयर है यहाँ पे, स्लॉथ बेयर मत बन जाओ, ठीक है ना, एक्टिव बेयर बनो। ब्लैक बक, स्पर फाउल, पेंटेड फीजेंट, चिंकारा, ये बर्ड होती है फीजेंट एक तरह की। कार्वी 25 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। महावीर स्वामी सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर,
लेपर्ड, नीलगाय, वाइल्ड बेयर, संभार, ललितपुर पड़ता है 30 किलोमीटर। ठीक है। फिर बखीरा सेंचुरी, क्या है ये? संत कबीर नगर। जैकॉल, मंगूज, नीलगाय लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, संत कबीर नगर पड़ता है 30 किलोमीटर पे। पार्वती अर्का, ये सब क्या है बता दो मुझे जल्दी सारे कमेंट करके। डिस्ट्रिक्ट गोंडा, जैकॉल, मंगूज, रैबिट, नीलगाय, वाइल्ड कैट लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स, गोंडा 40 किलोमीटर। ठीक है। पटना सेंचुरी, पटना में नहीं है ये, एटा में है। आपकी फिशिंग कैट, जैकॉल, मंगूज, रैबिट, नीलगाय, मंकी, जालेसर पड़ता है 10 किलोमीटर यहाँ से। नवाबगंज, क्या है ये? हर जगह तो हिंट दे रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, यहाँ पे एवियन फौना है, मतलब बर्ड्स का है बेसिकली, बर्ड सेंचुरी है तो बर्ड्स का ही है। 8 किलोमीटर है नवाबगंज। ठीक है जी। फिर है आपकी चंद्रप्रभा सेंचुरी, चंदौली, सबसे पहले डिक्लेयर हुई थी ना ये। लेपर्ड, चिंकारा, संभर, चीतल, पीकॉक, वाराणसी, मुगलसराय पड़ता है चकिया। कैमूर सेंचुरी, मिर्जापुर, कालीन भैया जाते होंगे यहाँ घूमने, है ना। लेपर्ड, ब्लैकबक, चीतल, रैटल, पीकॉक, चुर्क पड़ता है 20 किलोमीटर। किशनपुर सेंचुरी, नेपाली तराई रीजन है पूरा ये, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खेरी। टाइगर, लेपर्ड, स्वॉम्प टिगर, मेलानी 20 किलोमीटर। कतरनिया घाट, ये सेम, टाइगर, लेपर्ड, स्वॉम्प डियर, चीतल, नीलगाय, सांबर, बिछिया 4 किलोमीटर। टर्टल सेंचुरी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, स्पीशीज ऑफ टर्टल्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, एक्वेटिक एनिमल्स, वाराणसी। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका इधर गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर की तरफ है। दिल्ली 15 किलोमीटर है, ओखला 15 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ तो ये तो पता होगा बहुत लोगों को। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पड़ती हैं, ध्यान रखना थोड़ी सी, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है ये चीज। चलो अब क्या है, उत्तर प्रदेश इज होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, राइनोज, बहुत सारी स्पीशीज बर्ड्स की सब मिलते हैं। लेकिन इश्यूज क्या फेस कर रहा है स्टेट इन रिलेशन टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब पहला वही मैंने आपको बताया, हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है भाई? पेड़ इतनी बुरी तरीके से काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत चल रहा है, माइनिंग, खनन माफिया, है ना, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन चल रहा है। सो दिस हैज पोज्ड अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ इन उत्तर प्रदेश। फ्रैगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू स्मॉल एंड आइसोलेटेड सेक्शंस। अब भाई इन लोगों को चाहिए होती है बड़ी जगह घूमने के लिए, है ना। मतलब एक छोटा सा पेट भी आप पाल रहे हो, डॉग, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, डोमेस्टिक एनिमल है, और फ्लैट्स वगैरह में कहते हैं नहीं आप डॉग मत रखो, इसको घूमने की जगह नहीं मिलेगी, इसके पैर खराब हो जाएंगे, इसको घास नहीं मिलेगी घूमने के लिए, समझ रहे हो आप। तो एक छोटा से पेट की बात हो रही है, जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो जंगली जानवर भी नहीं है, उसको भी खुली जगह चाहिए, सोचिए आप, घूमने के लिए। तो इनको क्यों नहीं चाहिए होगी? सो आइसोलेटेड सेक्शंस, इट आल्सो अफेक्ट्स एनिमल मूवमेंट, लीडिंग टू लॉस टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स बताए थे, स्पीशीज, जेनेटिक और ऊपर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, उसमें से जेनेटिक डाइवर्सिटी का बहुत लॉस होता है इससे, और फिर पॉपुलेशन साइज डिक्लाइन हो जाता है। पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अभी भी, पहले तो चलो शौक था, शिकार शौक के लिए होता था पहले, है ना, अभी भी, लेकिन पोचिंग होती है वाइल्ड लाइफ की फॉर मीट, फॉर स्किन, फॉर देयर अदर बॉडी पार्ट्स। ये एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है यूपी में। बहुत से स्पीशीज ऑफ टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइनोज, दे आर टारगेटेड बाय पोचर्स ड्यू टू देयर हाई कमर्शियल वैल्यू। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड बहुत ज्यादा है एक्चुअली, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। फिर आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे ह्यूमन, मैंने आपको बताया पॉपुलेशन मेन इशू है हर चीज का, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो हैं वो एनक्रोच होते हैं। जब आप रिवर बेड्स पे घर बना रहे हो, हर एक को होटल से हाथ बाहर निकालो अपनी खिड़की से तो गंगा जी चाहिए, ऐसा है ना, गंगा व्यू, रिवर साइड व्यू, फिर वो गंगा जी अंदर आ जाती हैं, तुमको बहा के ले जाती हैं, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन गलत जगह पे हो रहा है। रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना होता है, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए थोड़ी ना है, पूजनीय है भाई वो पानी। सुबह उठो 4 बजे जाओ, अर्घ दे के आओ भगवान को, तब माने। सबको तो वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए चाहिए। नदी के किनारे शादियां करनी है, बह जाएंगे लोग मई के मई, समझ रहे हो बात, पॉइंट समझ रहे हो ना। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इसका नतीजा है ये, नेचुरल डिजास्टर्स इतने बढ़ रहे हैं, बाढ़ आई पड़ी है। तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करेगी, वो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में सबसे खतरनाक जानवर कौन है? इंसान। बात होती है ना, ये आपने पढ़ा होगा कोटेशन भी। तो वो एनक्रोच हो जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आता है फिर ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में।
नो, आप फिर हम ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि एलिफेंट्स टाइगर्स देर अटैकिंग पीपल, देर किलिंग पीपल, फिर रिटेलिएशन करते हैं ह्यूमंस डेफिनेटली। लैक ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं दे आर प्लेग्ड बाय, हमने हर जगह जितनी भी सारे लेक्चर्स पढ़े उसमें मेन प्रॉब्लम क्या देखी? लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ फंड। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसमें स्टाफ ही नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है उनके पास, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू मॉनिटर एंड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। देन यू हैव क्लाइमेट चेंज, तो परसिस्टेंट प्रॉब्लम है ही, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्लाइमेट चेंज तो लिखना ही लिखना है आपको। क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ इन उत्तर प्रदेश। राइजिंग टेम्परेचर्स, चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स, है ना, इराटिक रेनफॉल हो जाती है, सो इट कैन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। देन यू हैव लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन मेजर्स, उतना अवेयरनेस नहीं है। There is a need for greater awareness among the general public about the importance of wildlife conservation. अब अवेयरनेस भी कैसे हो जब बेसिक नेसेसिटीज ही लोगों की पूरी नहीं है, गरीबी इतनी है, तो अवेयरनेस कैसे हो? So in addition, the state government should take strict measures to protect wildlife habitats and crack down on illegal wildlife trade and poaching. अब इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए यूपी नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. This includes increasing funding and resources for the state's forest department, cracking down on illegal wildlife trade, and promoting sustainable land use practices that reduce habitat loss and fragmentation. मेन इश्यूज हैं ये हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन. इसको एड्रेस करने के लिए ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप वाइल्ड लाइफ को रिस्टोर कर पा रहे हैं या नहीं. चलिए, अब डेफिनेटली काम भी करेगी कुछ ना कुछ सरकार. सो द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज इनिशिएटेड सेवरल वर्क्स एंड स्कीम्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द स्टेट, जिसमें से आप कुछ देख सकते हैं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, भाई सरकार के हाथ में, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश कर रही है जिससे कि नेचुरल हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड रहें अलग अलग एनिमल्स की. तो सम ऑफ द फेमस सेंचुरीज ऑफ द स्टेट आर दुधवा, कतरनिया घाट, चंद्रप्रभा, ये आप अभी ऊपर देख ही चुके हैं, ये इसी के अंदर आती हैं. फिर एंटी पोचिंग मेजर्स बहुत लिए जा रहे हैं जिससे कि इलीगल ट्रेड जो है वो कंट्रोल रहे. स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है सरकार ने टू मॉनिटर पोचिंग एक्टिविटीज एंड इट हैज डिप्लॉयड फॉरेस्ट गार्ड्स आल्सो जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें. कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, सो द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंजर्व एंडेंजर्ड स्पीशीज. जो स्पीशीज भाई खतरे में है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. अब IUCN की लिस्ट होती है ना, एक्सटिंक्ट, वनरेबल, एंडेंजर्ड, भाई टाइगर्स, राइनोज, एलिफेंट्स ये बहुत कम बचे हैं. So the state has established breeding centers also. बहुत सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिससे इनकी पॉपुलेशन को बूस्ट मिले. इको टूरिज्म वाले में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये, भाई नेचर कैंप्स स्टैब्लिश करो, रिजॉर्ट्स बनाओ, लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा, अवेयरनेस बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोकल कम्युनिटीज का भी रहना आसान रहेगा. सो बहुत सारे नेचर कैंप्स, इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स, नाइट सफारी, जंगल सफारी, ये सब बहुत चल रहा है, अच्छी चीज है ये. फिर आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो हर जगह लिखेंगे आप. सो द यूपी गवर्नमेंट हैज इन्वॉल्व्ड लोकल कम्युनिटीज इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स. द स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जहाँ पे विलेजेस आर एनकरेज्ड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स. अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाओ खूब सारे, है ना, ये एड्स करने चाहिए सरकार को अच्छे खासे, एजुकेट किया जाए the public about the importance of wildlife conservation. Workshops, seminars, awareness campaigns बने to sensitize people about the need to protect endangered species. Rehabilitation of rescued animals. इसमें तो बहुत सारे NGOs बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं. मतलब आप देखेंगे अगर कई बार आ रहा होता है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, कि डॉग्स के लिए और पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन का बनाया हुआ है पूरा. तो ऐसे गवर्नमेंट सेट करे रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो कि इनको मेडिकल केयर दें, शेल्टर दें. And these centers are equipped with modern facilities to provide the best possible care to the animals. Conservation breeding program start ho. So the government has also initiated conservation breeding programs to increase the population of endangered species. The purpose of these programs is to breed rare and endangered species captivity में और फिर उनको release कर दे forest. खुले में ज़्यादा खतरा हो रहा है आजकल, ये है प्रॉब्लम. फिर आपका ब्रीडिंग सेंटर्स हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए बनाए जा रहे हैं अलग अलग.
So this center has been established in 1984-1985. कुकरेल फॉरेस्ट है ना, आप जानते हैं लखनऊ में, वहाँ पे ब्रीडिंग स्कीम चल रही है ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर, बीवर और कॉकरेल, इन सबका ब्रीडिंग के लिए स्कीम चलाई है सरकार ने। फिर आपका आता है टर्टल रिहैबिलिटेशन स्कीम, गंगा एक्शन प्लान के अंडर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट रहे टर्टल्स का। टर्टल्स दिखने में तो जाते हैं, ये गंदे पानी में नहीं रहते क्योंकि, so it plays an important role in making the Ganga clean and pollution free. So the scheme funded by the government of India, it is being run in Uttar Pradesh from the year 1986-87. Under the scheme, protection is provided to carnivorous turtles and every turtle eggs are brought from the, मतलब हर साल टर्टल के अंडे लाते हैं छोटे छोटे चंबल मैनपुरी से, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर सारनाथ है वहाँ पे, और फिर उनके हैचलिंग्स को जब बच्चे निकल जाते हैं उसमें से छोटे छोटे, उनको फिर आप गंगा में छोड़ देते हैं। This is a very nice program. Then you have National Chambal Wildlife Sanctuary Scheme. So the scheme is being run with the help of Government of India. The Chambal Valley area has been declared as the National Chambal Wildlife Sanctuary for the protection of crocodiles and alligators. ठीक है, अब क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच में बताएगा कोई डिफरेंस मुझे? चलो ये आप लोग बता दो प्लीज, है ना, अच्छे बच्चे हो आप लोग बहुत। क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है मुझे बताओ। मैं बता चुकी हूँ वैसे एक बार पहले, बता दो। तो ये फॉरेस्ट हेडक्वार्टर ऑपरेट होता है रणथंबोर से यहाँ पे, और जो ये चल रहा है स्कीम, और आपका चंबल का जो एक्सपेंशन एरिया है वो आप जानती हैं 3 स्टेट्स में आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। 1979 से ये पूरा सेटअप। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये सारे कराए थे आपको, नहीं कराए थे प्रीलिम्स के लिए सारे प्रोजेक्ट? ब्लैक बक, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, फिर आपका कश्मीरी स्टैग वाला हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल, सारे कराए थे। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज रन कर रही है जॉइंट असिस्टेंस के साथ विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व कॉरिडोर्स, इनके तो पूरे गलियारे बनते हैं ना, ये ऐसा नहीं है एलिफेंट रेंज होती हैं। इट स्प्रेड ओवर 744 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया इन बिजनौर एंड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसमें क्या है, स्टेट का जो दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा, कैमूर, आपका नेशनल चंबल, रानीपुर, विजय सागर, समन, सुरताल बर्ड सेंचुरी, इन सबको इंक्लूड किया गया है। इकोसिस्टम डेवलप करेंगे इसके अंदर, समझ रहे हैं क्या होता है इको डेवलपमेंट का मतलब? व्हाट इज इको डेवलपमेंट? इफ आई आस्क यू इन वन सिंपल टर्म कि व्हाट डू यू मीन बाय इको डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं इसको? भाई इको डेवलपमेंट क्या होता है? कंजर्वेशन ऐसा जो लॉन्ग टर्म ऑप्टिमाइजेशन दे किसी कंजर्वेशन एरिया को, है ना। इसके अंदर आप टेक्नोलॉजी का यूज करें। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी स्टेक होल्डर स्ट्रेटजी होती है बेसिकली। या प्लानिंग और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें पढ़ाया जाता है ये। इको डेवलपमेंट में मतलब ये होता है कि लिंक किया जाते हैं कंजर्वेशन वैल्यूज प्रोटेक्टेड एरियाज के लोगों के साथ, ठीक है ना। जो लोकल लोग हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं, उनके साथ लिंक किया जाता है सराउंडिंग लैंडस्केप्स को। और सक्सेस क्या है कंजर्वेशन का, वो डिपेंड करता है कि प्लानर्स की एबिलिटी क्या है कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज को अंडरस्टैंड करें जो कि इन्वॉल्व है इन कंजर्वेशन, और इंटीग्रेट करें इनको ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस में। इसको कहते हैं इको डेवलपमेंट, ठीक है। मीनिंगफुली आइडेंटिफाई करना एरियाज को, स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आना, ये कहलाता है इको डेवलपमेंट, याद रखिएगा ये। स्टेट बर्ड स्टॉर्क कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये स्कीम जो है ये रन की जा रही है टू रिमूव द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टॉर्क। स्टॉर्क समझते हैं आप? अरे वो बर्ड, चिड़िया कह रही हूँ, मतलब वो बर्ड नहीं होती क्या? अरे कैसे बताऊं, अब उस पर देख लेना, लंबी सी वो होते हैं, उनके लंबे लंबे पैर होते हैं, लंबी सी गर्दन होती है, स्टाउट बिल होता है, सारस जिसको कहते हैं, वो होता है आपका स्टॉर्क। तो इसको कि जिससे कि इनका भाई नंबर घट रहा है स्टेट में। अभी फिलहाल सोचो आप 8000 बचे इन द होल वर्ल्ड, आउट ऑफ विच 40% मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर फाउंड इन बुलंदशहर, फरुखाबाद, मैनपुरी, डावा, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज। तो सारस प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाई यूपी गवर्नमेंट ने 2006 में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ यूपी स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड है यूपी का, तो पता होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स, मैंने आपको बताया ना इको डेवलपमेंट की हम बात करें, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात होती है इन सब में। So with the help of central government, this scheme is being run for the development of all the wildlife sanctuaries. इसमें सारे जो बर्ड सेंचुरीज हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पुराना है ये, जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे उनमें से।
तो 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम क्या है? ये पूरा जो टाइगर का हैबिटेट होता है, टाइगर्स होता है, इनको प्रोटेक्ट करना। फिर वन चेतना केंद्र बने हुए हैं। स्कीम में क्या होता है? नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर सेटअप किए जाते हैं जो जितने भी अलग अलग वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं स्टेट के, उनमें। तो इन सेंटर्स में क्या होता है? अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अमंग टूरिस्ट, लोकल लोगों को बताया जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो सच केंद्र हैव ऑलरेडी बीन सेटअप इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, आगरा, बस्ती, सब में सेटअप है, और सेटअप होंगे तो और अच्छा काम होगा। फिर उत्तर प्रदेश बर्ड फेस्टिवल, ये एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो बर्ड वॉचिंग, बर्ड कंजर्वेशन, इस सब में तो लोगों को पता चलता है ऐसी ऐसी चीज़ों से, ऐसे ऐसे प्रोग्राम से, है ना, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है इंपॉर्टेंस क्या है बर्ड हैबिटेट्स का, क्यों हम बर्ड्स को प्रोटेक्ट करें। आदमी इतना अपने हसल बसल में खोया हुआ है कि एनवायरनमेंट को तो देखना छोड़ दिया है लोगों ने। So the Uttar Pradesh government has taken several steps towards wildlife conservation, और ये जो effort हैं they will definitely help in protection of natural habitats and raise awareness among the people about the importance of wildlife conservation. खत्म लेक्चर, मजे आ गए? उसके साथ ये लेक्चर हो जाता है खत्म। पढ़ते रहो अच्छे से, रिवाइज करते रहो, एंड फॉर PDF यू कैन कॉन्टैक्ट हियर। और बाकी आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिए फॉर ऑल डिटेल्स। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, सर बार बार अपडेट्स देते रहते हैं उसमें। और बाकी तो मज़े कीजिए, अपना पढ़िए आराम से, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।